नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमित शाह की ताकत देश का होम मिनिस्टर होना नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका इलेक्शन मैनेजमेंट है। और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते हैं वैसे वैसे अमित शाह की ये ताकत दिखने लगती है। मिसाल के तौर पर हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन 4-5 महीने बाद होने जा रहे हैं और कल ही हिमाचल प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रभारी और दिल्ली में एक ताकतवर मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और जेल का रास्ता दिखा दिया। अब ये कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन बड़ी जबरदस्त तैयारी हिमाचल प्रदेश में कर रहे थे, पंजाब की तर्ज पर। और आज प्रधानमंत्री मोदी के शिमला आगमन से पहले अमित शाह ने अपना खेल दिखा दिया। अब यही हाल चाहे ईडी हो चाहे इनकम टैक्स हो, आपने पंजाब में देखा मुख्यमंत्री चन्नी को लेकर, बंगाल में अभिषेक बनर्जी को लेकर, या फिर इनकम टैक्स जिस तरह से उसने छापे डाले अखिलेश के लोगों पर उत्तर प्रदेश चुनाव से वक्त। ताकत अमित शाह की दिखती रही है। अब ये विपक्ष का आरोप है कि अमित शाह, जिन्हें भाजपा चाणक्य मानती है अपना, वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और बाकी एजेंसियां, इनकी मदद से चुनाव के वक्त या चुनाव से पहले अपोजिशन पार्टी की आर्थिक रीढ़ तोड़ देते हैं, या यूं कहें कि फाइनेंशियल पाइपलाइन अपोजिशन पार्टी की वो काट देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है उनकी जीत का, ये विपक्ष मानती है। अब आखिर क्या है ये सीक्रेट ऑपरेशन? किस तरह से अमित शाह ये ऑपरेशन करते हैं? किस तरह से उनकी जांच एजेंसियां अपना होमवर्क करती हैं? और किस मोमेंट पर शिकार जाल में फंसता है? ये जो स्ट्रैटेजी है अमित शाह की, जिस पर लोग बोलने से डरते हैं, घबराते हैं, आज इसी स्ट्रैटेजी पर मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। और आप पहली बार देखेंगे कि आखिर एक बड़ी वजह क्या है भाजपा की नंबर 1 पार्टी बनने का, कैसे चुनाव जीतते हैं। अमित शाह का इलेक्शन ऑपरेशन क्या है। अब जानकारों के मुताबिक अमित शाह के टारगेट पर, निशाने पर इस वक्त भी देश की तकरीबन दर्जन भर, जी हां, तकरीबन 12 विपक्षी दल हैं। नेशनल पार्टीज भी, रीजनल पार्टीज भी। मिसाल के तौर पर कांग्रेस सबसे बड़ा टारगेट है उनका, उसके बाद शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र में। और अगर आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे, टीएमसी पर कई मुकदमे आज भी उन्होंने ठोके हैं। आरजेडी पर जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की घेराबंदी हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी आरएलडी को भी परेशान कर रहे हैं वो, क्योंकि आरएलडी उनके साथ नहीं गई। आम आदमी पार्टी का आप हाल देख ही रहे हैं, जो गुजरात में चुनौती दे रही है, हिमाचल में चुनौती दे रही है, पंजाब जीत लिया है। फिर टीआरएस है, क्योंकि चंद्रशेखर बहुत बड़ी बड़ी बातें भाजपा को लेकर कह रहे हैं। सीपीएम केरला में और डीएमके खासकर स्टालिन जो हैं उन पर भी निगाह है, पहले भी छापेमारी हो चुकी उनकी। अब सिर्फ ये जो पार्टी के प्रमुख हैं यही निशाने पर नहीं है, विपक्षी पार्टी के जो बाकी नेता हैं, और वो भी गिनती तकरीबन 2 दर्जन है, जिनके हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट का डेटा ब्यौरा एजेंसियों के पास है और उस पर काम चल रहा है। और ऐसा कहते हैं कि निशाने पर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो 3-4 पार्टियां हैं, उनमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, एनसीपी भी है। और कई ऐसे नेता हैं जो जेल भेजे जा चुके हैं, कई ऐसे नेता हैं इनमें जिन पर मुकदमे दर्ज हुए, कई ऐसे नेता हैं जिनको नोटिस भेजा जा चुका है, और कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिनको नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। अब दोस्तों, अमित शाह पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों के बल पर, उनकी मदद से अपने पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट किया,
राजनीतिक शत्रुओं को केसों में उलझाया, वो एक पहले ऐसे नेता नहीं है। इससे पहले जो भी पार्टियां सत्ता में रहीं, उन्होंने कमोबेश ऐसे ही कर्मकांड किए। लेकिन अमित शाह इस पूरे गेम को, इस पूरे खेल को एक नए लेवल पर ले गए और यहीं से उन्होंने चुनाव दर चुनाव हिंदुस्तान में जीत के दिखाए। और आज मैं अमित शाह की इसी स्ट्रैटेजी, इसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी की परतें खोलने जा रहा हूं। अब दोस्तों, क्योंकि बात अमित शाह के इलेक्शन मैनेजमेंट की हो रही है, पोल मैनेजमेंट की हो रही है, तो इतना तो आपको याद ही होगा कि अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुए, किस तरह से अखिलेश यादव के जो खास लोग थे, उनके पर्सनल फ्रेंड्स भी थे, उनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़े। कुछ व्यापारी जो थे कन्नौज के, जो इत्र का काम करते थे, उनके यहाँ जानबूझकर जीएसटी इंटेलिजेंस का छापा पड़ा, डिस्टर्ब किया गया अखिलेश यादव को। उससे कुछ अरसे पहले बंगाल में आपने देखा, भले ही ममता बनर्जी जीत गई, लेकिन उनके नातेदारों पर, रिश्तेदारों पर, उनके घर की बहुओं पर जिस तरह से छापे हुए, ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई का परेशान करना, ईडी का परेशान करना, वो आपने देखा। आपने ये भी देखा होगा कि बिहार चुनाव में पूरी के पूरे लालू परिवार को ईडी ने और सीबीआई ने कोशिश करी लपेटने की, उलझाने की। और अगर हम बात करें झारखंड की, तो आजकल झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ इनकम टैक्स को एक्टिव कर दिया गया है। और महाराष्ट्र की बात ही क्या करना, ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसके खिलाफ इनकम टैक्स के छापे ना पड़े हों, नोटिस ना दिया गया हो। शरद पवार से लेके प्रफुल्ल पटेल और उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार, उनके सगे साले साहब और कई ऐसे मंत्री हैं जो ईडी और सीबीआई के चक्कर में जेल चले गए। लेकिन ये बातें सब आपको मालूम है। हम तो बात करने जा रहे हैं उस सीक्रेट स्ट्रैटेजी की कि आखिर ये खेल होता कैसे है, किसकी मदद से होता है। अब दोस्तों, इलेक्शन कमीशन जो हालांकि बहुत विवादास्पद है, उसको अगर हम किनारे कर दें तो हम देखते हैं कि मुख्यतः 3-4 एजेंसी हैं जिसका दुरुपयोग किया जाता है। उसमें सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो सीधे अमित शाह के अंडर में आती है, फिर इनकम टैक्स है, फिर ईडी है, और हाँ, लेट एंट्री ऐसे मामलों में सीबीआई करती। मैं सब पे आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप थोड़ा सा जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हैं कि कैसे वो फंड लेते हैं, कौन मदद करता है, इसको हम समझ लें तो आपको अमित शाह की रणनीति भी समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों, हिंदुस्तान में चाहे वो रीजनल पार्टीज़ हों चाहे नेशनल पार्टीज़ हों, उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, वो पैसे कैसे लेते हैं, किन किन सोर्सेस से लेते हैं, वो जो डायनेमिक्स है, मैंने कोशिश करी इस ग्राफिक में आपको दिखाने की, सो दैट आप जो शाह साहब का जो इंटेलिजेंस और ऑपरेशन है उसको समझ पाएँ, और ये भी आप समझ पाएँ कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को आईटी, आईबी, ईडी ये किस तरह से इसको कंडक्ट करती। तो आप देखें इस ग्राफिक में कि पार्टी हेडक्वार्टर्स हैं, और हर पार्टी हेडक्वार्टर में जो की लीडर हैं, बेसिकली उन्हीं के लीडर के इर्द गिर्द फंड्स रहते हैं, और इसलिए उनका पर्सनल स्टाफ वो हमेशा टारगेट पर रहते हैं। उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो एजेंसियों के टारगेट पर रहते हैं। फिर पार्टी का जो ट्रेजरर है, कोषाध्यक्ष है, वो भी निगरानी में रहता है, पेगासस में रहता है। फिर जो फंड रेजर्स हैं, जो फंड्स रेज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, वो भी हमेशा इनकम टैक्स के और ईडी के टारगेट में रहते हैं, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा बहुत आसानी से। और फिर कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं, और उसके अलावा हर पॉलिटिकल पार्टी और उनके जो नेता हैं, कहीं ना कहीं बिल्डर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले टाइकून्स हैं कॉरपोरेट के, ये सारे लोग भी उनके खास रहते हैं, कुछ विचारधारा की वजह से और कुछ एक पॉलिटिकल और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो ये वो ग्रुप है, ये वो आप कह सकते हैं कि वो ये लोग हैं जहाँ पर ये एजेंसियाँ टारगेट करती हैं, इंटेलिजेंस गैदर करती हैं, जानकारियाँ गैदर करती हैं, और वही मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। अब दोस्तों, आपने पॉलिटिकल पार्टी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तो समझ लिया कि कौन कौन से की लीडर्स हैं, की पर्सन्स हैं जिनके पास पैसे का हिसाब किताब रहता है,
जो फंड्स लाते हैं, रखते हैं, सहेजते हैं और किस तरह से उनको निगरानी में रखा जाता है। और आज की तारीख में वो ना सिर्फ पेगासस है बल्कि पैन नंबर भी है, बैंक खाते हैं और इसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है देश में वो है इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन विंग। और इनके पास महारत हासिल होती है, एक बार इनको पैन नंबर मिल जाए तो ये आपके सारे बैंक खाते, आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक डेटाबेस बनाने में इनको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और हाँ, ये जो इन्वेस्टिगेशन की विंग है ये टेलीफोन टैपिंग भी करती है, इनके पास पावर्स हैं। और अगर आपको पता हो तो नीरा राडिया का कांड इनकम टैक्स के इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं खोला था। तो एक बार देख लेते हैं कि जो इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन विंग है दरअसल ये एक बोर्ड गवर्न करता है, CBDT जिसे कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अब आप कहेंगे कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है तो फिर होम मिनिस्टर वहाँ कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, ये सही बात है कि निर्मला सीतारमण ही CBDT की बॉस हैं, लेकिन अमित शाह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं सरकार में कि अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के बाद कहीं भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, कहीं भी दखल दे सकते हैं। और इस तरह के जब पॉलिटिकल ऑपरेशंस होते हैं तो फिर डायरेक्ट रिपोर्टिंग भले ही अनऑफिशियली हो अमित शाह को की जाती है। अब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं और नेता के जो रिश्तेदार नातेदार हैं, उनके CAs हैं, उनके फंड मैनेजर्स हैं, उन सब के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग उस पर नज़र रखती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, नंबर 2 का पैसा इन्वॉल्व है, या पैसा दुबई से या सिंगापुर से रूट करके लाया जा रहा है, तो फिर ये बागडोर मिल जाती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, ED को। और ED भी एक ऐसी एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के अंडर में है, जिसकी रिपोर्टिंग फाइनेंस मिनिस्ट्री में रेवेन्यू सेक्रेटरी को है। तो कायदे से देखा जाए तो वहाँ प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अमित शाह को पावर है। इसीलिए मैंने डॉटेड लाइंस में दिखाया कि अमित शाह सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, होम मिनिस्टर के नाते वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन जो उनकी ताकत है पार्टी में, जिसकी वजह से उनको चाणक्य कहा जाता है, वो सीधे इंटरफियर कर सकते हैं ED में। तो ज़्यादातर जो ब्लैक मनी के मामले हैं, जैसे ममता बनर्जी के जो भतीजे अभिषेक बनर्जी फंसे हैं, वो इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। और भी आप देखेंगे कि अगर शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल या उनके जो भी नेता हैं या मंत्री हैं, वहाँ पर भी ED इसलिए शिकंजा कस रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक मनी है, काला धन है। और ये ऑपरेशंस भी बहुत सीक्रेटली अमित शाह हैंडल करते हैं अधिकारियों के साथ। सीधी हस्तक्षेप है, बीच में कोई नहीं आता। अगर वो कमांड देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई टास्क देना चाहें तो दे सकते हैं। अब दोस्तों, इनकम टैक्स और ED तो फिनेंस मिनिस्ट्री की एजेंसीज़ हैं, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो देश की सबसे बड़ी इंटरनल खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका तो मुख्यालय ही गृह मंत्रालय में है। और आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो सीधे सीधे अमित शाह के निर्देश पे चलती है, गृह मंत्री के निर्देश पे चलती है। हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम कुछ और है, जैसे टेररिज्म के खिलाफ, देश की सरहदों के खिलाफ जासूसी, वहाँ पर जासूसी करना, अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जानकारी गैदर करना, इस तरह के और भी जो ट्रांजैक्शन हैं, दुश्मन देश क्या कर रहा है उसकी खबर, उसकी खुफियागिरी करना। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक यूनिट है, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस विंग। और पॉलिटिकल इंटेलिजेंस जासूसी करती है नेताओं की, खासकर विपक्ष की। और इस काम में अमित शाह ने महारत हासिल कर ली है। पेगासस का जो पूरा प्रकरण था वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से ही रिलेटेड था। पेगासस का इस्तेमाल IB ने किया। हालांकि आज तक किसी ने सरकार की तरफ से कुछ बोला नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कहीं भी, चाहे पार्लियामेंट हो, संसद हो, वो अकाउंटेबल नहीं है और उसके फंड्स की भी ऑडिटिंग नहीं होती है। इसलिए एक खुली छूट है, जिसकी चाहें आप जासूसी करा दें। और लोग कहते हैं कि ऐसा कोई विपक्ष का बड़ा नेता नहीं जिसकी फाइल शाह साहब के मेज़ पर ना हो। अब चुनाव में दोस्तों आप जानते हैं हर चीज़ का इस्तेमाल होता है जिसके लिए पैसा चाहिए, चाहे किसी सरपंच को पैसा देना है, चाहे फिर वो किसी छोटे नेताओं को पैसा देना है, चाहे वो रैलियों में पैसा खर्च होना है,
चाहे वो शराब में पैसा खर्च होना है, पैसा तो खर्च होता है। और ये जो ऑपरेशन है, जो बहुत टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी पर, उसके चलते कहीं ना कहीं अमित शाह पूरी तरह उस पार्टी का जो फंड मैनेजमेंट है उसको पैरालाइज कर देते हैं, पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। और इसका असर क्या होता है? सबसे पहले तो जो फाइनेंसर्स हैं वो ईडी और इनकम टैक्स के छापों की वजह से भाग जाते हैं। ज़्यादातर उसमें बिल्डर होते हैं या इस तरह के जो व्यापारी बड़े होते हैं। कैश बहुत बरामद होता है, कैश पर टारगेट किया जाता है, क्योंकि कैश ही बांटा जाता है, चेक से पेमेंट कहीं नहीं होता चुनाव में। और वो कैश पकड़ने की जो एक्सपर्टाइज है 2 एजेंसियों के पास है, इनकम टैक्स और ईडी, जो नंबर 2 का पैसा पकड़ती हैं कैश ट्रांजैक्शंस, चाहे वो हवाला व्यापारियों के जरिए हो चाहे अंगड़ियों के जरिए हो। सबसे बड़ा जो इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क है इन्हीं 2 एजेंसियों के पास है, और ये ठप कर देते हैं वहाँ कैश का मूवमेंट। अब क्योंकि चुनाव में अगर कैश का मूवमेंट रुक गया तो समझ लीजिए कि आप पूरी तरह, आपका सिस्टम ही पैरालाइज्ड हो गया। और ऐसी स्थिति अमित शाह पैदा करते हैं, उनके लोग पैदा करते हैं। कुल मिलाकर इसका मकसद ये रहता है, क्रिएट शॉर्टेज ऑफ फंड, पैसा हाथ पर आने ही ना दो। और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि फिर रैलीज़ का क्या होता है, एडवर्टीज़मेंट देना है उसका क्या होता है, कैंडिडेट्स को जो पैसे दिए जाते हैं उसका क्या होता है। पूरा का पूरा पोल मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है विपक्षियों का, और जो जीत जाते हैं वाकई वो सलाम के काबिल है, और जो हारते हैं उनकी मजबूरी आप समझ सकते हैं। तो एक तरफ हमारे कलयुग के चाणक्य विपक्षी दलों का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम पैरालाइज कर देते हैं, मोहताज कर देते हैं उनको पाई के लिए। और दूसरी तरफ अडानी और अंबानी और एक बहुत बड़ा तबका जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी हैं पैसों के, वो थैलियाँ खोल देते हैं। लेकिन लिखा पढ़ी में आप एक बार डिसबैलेंस देखिए कि कितना डिसबैलेंस है फंड्स का। और ये रिपोर्ट आप देखिए, एडीआर की रिपोर्ट है 2019-2020 की। आप देखें कि जो एसेट्स हैं पार्टी के पास कितने हैं। बीजेपी के पास 4,847 करोड़, 4,847 करोड़ के एसेट्स हैं। और देश की जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस, मैं कांग्रेस का ले रहा हूँ, उनके पास है सिर्फ 588 करोड़। तो कहाँ तकरीबन 5,000 करोड़ और कहाँ 500 करोड़, कहाँ 5,000 करोड़, कहाँ 500 करोड़। और ये आंकड़ा बताता है कि टोटल जो फंड्स हैं, एसेट्स हैं देश की नेशनल पार्टीज़ के पास, वो हैं तकरीबन 6,988 करोड़ रुपए। और अगर आप देखेंगे कि जितना भी पॉलिटिकल पैसा है, पॉलिटिकल मनी है इस देश में, नंबर 1 में, उसका 69.37%, तकरीबन 70% पैसा कलयुग के चाणक्य के पास है, उनकी पार्टी के पास है। ये है इस लोकतंत्र का असंतुलन, जनतांत्रिक असंतुलन, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है। तो दोस्तों, ये आपने राजनीतिक असंतुलन तो देख लिया, कम से कम जहाँ तक फाइनेंस की बात है। मेरा आपसे आग्रह ये है कि इस तरह की खबरें आखिर इस दौर में कौन हिम्मत करेगा, कौन जोखिम लेगा, किसके पास कलेजा होगा। और ये हिम्मत क्यों हम कर रहे हैं? ये हिम्मत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सच आप तक पहुंचे, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऐसी खबरों में बहुत जोखिम है, लेकिन इतना कुछ जोखिम के बाद भी अगर आप इसको शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचाते, तो फिर मैं आगे क्या कहूँ। तो मैं चाहूँगा कि इस खबर को आप ज़रूर शेयर करें, इस खबर को पहुँचाएँ, कि लोगों को पता लगे कि जिस जनतंत्र में हम रह रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं पर्दे के पीछे, और क्यों बहुत सी पार्टियाँ चुनाव जीत नहीं पाती, क्या कारण है। ईवीएम पे, इलेक्शन कमीशन पे फिर कभी बात करेंगे। ये तो मैंने एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करी। एक गुजारिश और है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर आप जो है उसको क्लिक करिए, सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिल सके, मेरी खबर आप तक पहुंच सके। और इसको व्हाट्सएप पे भी ज़रूर शेयर करिए। आपके पास ज़रूर स्मार्टफोन होगा, व्हाट्सएप अकाउंट होगा, इसको सिर्फ क्लिक करके इसके आइकॉन को ज़रूर शेयर करिए, हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, नातेदारों के साथ। आज बस इतना ही। नमस्कार।